अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूं एक नए टॉपिक के साथ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस को। अकाउंटिंग इक्वेशन का शुमार अकाउंटिंग के बिल्कुल इब्तदाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंतहाई अहम टॉपिक्स में होता है। मैंने इस टॉपिक को इस तरह से तरतीब दिया है कि आप इसके मुतालिक तमाम ज़रूरी डायमेंशंस को बतदरीज इब्तदाई लेवल से एडवांस लेवल तक समझ सकेंगे। इसलिए ये टॉपिक दो वीडियोस पर मुश्तमिल है। पहली और मौजूदा वीडियो में हम इसकी थ्योरेटिकल बेस को समझेंगे और दूसरी वीडियो में हम प्रैक्टिकली इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल कीजिएगा, ये ज़रूर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को वाज़े करने में मुफीद साबित होगी। तो चलें सबसे पहले नज़र डालते हैं इस वीडियो के अहम सेगमेंट्स पे। इस वीडियो में हम सबसे पहले बुनियादी लेवल पे अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे और इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगले मरहले में हम बिजनेस इक्विटीज, एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन का डबल एंट्री सिस्टम के साथ ताल्लुक वाज़े करेंगे और आखिरी मरहले में हम इसकी एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस वीडियो में इस टॉपिक के मुतालिक तमाम ज़रूरी डायमेंशंस को ब्रीफ लेकिन मुख्तसर अंदाज में डिस्कस कर लिया जाए। तो चलें शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है, अकाउंटिंग की मसावात है। अगर हम ये कहें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये इक्वेशन बुनियाद का काम करती है तो ये गलत नहीं होगा। इस इक्वेशन को फंडामेंटल या बेसिक इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। फंडामेंटल या बेसिक इक्वेशन इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन का शुमार फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुनियादी और अहम प्रिंसिपल्स में होता है। और बैलेंस शीट इक्वेशन इसलिए कि बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर इस इक्वेशन पे बेस करता है। इसी वजह से इसे हार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तौर पे टर्म किया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा स्ट्रक्चर इस बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। अल्टीमेटली ये इक्वेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और बुक्स ऑफ अकाउंट की इंटेग्रिटी को इंश्योर करती है। इस तरह से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंतहाई अहम टूल बन जाता है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये था इस इक्वेशन का बुनियादी सा तारुफ। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि समझ सकें कि आखिर ये इक्वेशन है क्या। Accounting equation is a mathematical form equation which represents that the total value of assets equals the total value of liabilities and equity of a business। यानी ये एक मैथ तर्ज की इक्वेशन है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी कारोबार के टोटल एसेट्स की वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए उस कारोबार की टोटल लायबिलिटीज और इक्विटीज के। इस बात को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि किसी भी बिजनेस के टोटल एसेट्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होनी चाहिए उस बिजनेस के तमाम लायबिलिटीज के और ऑनर्स इक्विटी के। यानी एक तराजू के एक साइड पे अगर हम उस कारोबार के तमाम एसेट्स की वैल्यू रखें तो दूसरी साइड पे उस कारोबार की तमाम लायबिलिटीज ऑन ऑनर्स इक्विटी की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि ये तराजू हमेशा बैलेंस्ड रहे। इसी वजह से इसे इक्वेशन कहा जाता है।
डेफिनेशन के साथ साथ ज़रूरत है कि हम इसके स्ट्रक्चर यानी इसके तीनों कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लेन करें और डिफाइन कर लें। इस इक्वेशन के तीन अहम कंपोनेंट्स एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी हैं, जिन्हें हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। एसेट्स, economic resources or valuable items having measurable economic or money value, owned and controlled by the business, and are expected to provide possible future economic benefits or value, such as cash, property, inventory, machinery, and equipment. Assets यानी असासाजात ऐसी वैल्यूएबल आइटम्स हैं जिनकी एक मेजरेबल मॉनेटरी वैल्यू हो, बिजनेस उन्हें ऑन या कंट्रोल करता हो और वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हो, हम उन्हें एसेट्स यानी असासाजात कहते हैं। मिसाल के तौर पे कैश, प्रॉपर्टीज लाइक बिल्डिंग एंड मशीनरी, इन्वेंट्री और स्टॉक, इक्विपमेंट इसकी मिसालें हैं। लायबिलिटीज are the financial obligations or debts owes and payable by the business to its owners and others. These represents claim on the business assets and typically involve a commitment to repay money, provide goods or services, or fulfill certain responsibilities in the future. Liabilities यानी जिम्मेदारियां हमारी वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या डेट्स यानी कर्जे हैं जो कारोबार ने उधार ले रखे हैं और कारोबार को वो वापस पे करने हैं, चाहे वो इसके ऑनर्स को पे किए जाए या किसी थर्ड पार्टी को पे किए जाए। यानी लायबिलिटीज हमारे उस क्लेम को रिप्रेजेंट करती हैं जो बिजनेस एसेट्स के अगेंस्ट है और आमतौर पर उसमें कमिटमेंट शामिल होती है कि वो लोन रीपे किए जाएंगे एक खास अरसे के बाद, या गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या किसी भी तरह की कोई और जिम्मेदारी जो फ्यूचर में फुलफिल की जानी चाहिए। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स स्टेक और इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस यानी कारोबार में ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट ऑनर्स इक्विटी कहलाती है। The residual value in the assets of a business that remains after subtracting its liabilities. Assets में से अगर तमाम liabilities सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो जो वैल्यू बचेगी वो ऑनर्स इक्विटी कहलाएगी। सादा लफ्जों में वो कुछ जो तमाम एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके बच जाएगा, या एसेट्स की वैल्यू में से अगर हम तमाम लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दें, तमाम वो पैसा जो हमने बिजनेस में से दूसरों का अदा करना है वो अदा कर दिया जाए, तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वो ऑनर्स इक्विटी यानी मालिक का सरमाया कहलाएगी, जिसे कैपिटल भी कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है और नेट वर्थ भी कहा जाता है। तो अगेन रीकैप कर लें, अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो ये कहती है कि अगर कारोबार के तमाम एसेट्स की वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए उस कारोबार के तमाम लायबिलिटीज ऑन ऑनर्स इक्विटी के, डेफिनेशन और कंपोनेंट्स को समझ लेने के बाद हम एक नजर डालते हैं बिजनेस इक्विटीज पे, ताकि एक डिफरेंट एंगल से इस इक्वेशन को समझा जा सके और इसके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लिया जाए। एक डिफरेंट डायमेंशन से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कुछ यूं डिफाइन करेंगे: द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी
of an entity's assets with the equities means claims against them। कि ये इक्वेशन बेसिकली एक एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी है, एक बराबरी की मसावात है, जो ये कहती है कि किसी भी एंटिटीज के एसेट्स यानी जो कुछ भी हम रखते हैं, जिस चीज की भी मलकियत है हमारे पास, हमेशा इक्वल है उसके अगेंस्ट क्लेम की। अगर हमारे पास 100 रुपए होंगे तो हमारे पास उसके अगेंस्ट 100 रुपए के ही क्लेम्स होंगे। सो एसेट्स मींस व्हाट वी ऑन, जो कुछ भी हमारे पास उस कारोबार में मौजूद है, अगेंस्ट द इक्विटीज। अब कारोबार में जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है, डेफिनेटली वो किसी न किसी की तरफ से हमें सप्लाई किया गया होगा, किसी न किसी की तरफ से उसे फाइनेंस किया गया होगा, या किसी न किसी की तरफ से वो हमें प्रोवाइड किया गया होगा। सो जिसने भी हमें वो प्रोवाइड किया, हम उसके ऑब्लिगेशन में है, हम उसे वापस रीपे करने की प्रॉमिस में है। इस वजह से इन्हें इक्विटीज और क्लेम कहा जाता है। अब ये क्लेम दो तरह के होते हैं। एक वो क्लेम्स जो इंटरनल क्लेम्स होते हैं, यानी व्हाट वी ऑव टू ऑनर्स और शेयर होल्डर्स, और एक वो क्लेम्स जो एक्सटर्नल क्लेम्स होते हैं, यानी व्हाट वी ऑव टू क्रेडिटर्स। अब जो हमारे एक्सटर्नल क्लेम्स हैं, जो कुछ भी हमने अपने क्रेडिटर्स को पे करना है, उसे हम क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स कहेंगे। और जो कुछ भी हमने अपने ऑनर्स या कंपनी की सूरत में शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करना है, उसे हम क्लेम ऑफ ऑनर्स या क्लेम ऑफ शेयर होल्डर्स कहेंगे। तो अल्टीमेटली हम जो क्रेडिटर्स क्लेम है उसे लायबिलिटीज का नाम देते हैं, और जो ऑनर्स क्लेम है उसे हम ऑनर्स या शेयर होल्डर्स इक्विटी का नाम देते हैं। और ये इक्वेशन इक्वल है हमेशा अपने तीनों कंपोनेंट्स पे। सो सम करें तो हम कहेंगे कि अगर बिजनेस के पास कुछ भी है तो उसके अगेंस्ट हमेशा उसके बिल्कुल इक्वल दो तरह के क्लेम मौजूद रहेंगे। एक जिसे हम क्रेडिटर्स क्लेम कहेंगे और जिसका स्पेसिफिक नेम लायबिलिटीज है, और दूसरा जिसे हम ऑनर्स या शेयर होल्डर क्लेम कहेंगे, जिसका स्पेसिफिक नेम ऑनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाता है। अब उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। यहां तक हम अकाउंटिंग इक्वेशन को डिटेल से समझ चुके हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन की, यानी बेसिक और फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन का एक्सटेंडेड वर्जन, एडवांस्ड वर्जन या वर्जन 2.0। ये क्या है, इसे सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं। It breaks down the shareholders' equity into its individual components to provide a more detailed picture of how equity is composed। हम देख चुके हैं कि हमारी बेसिक या फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन तीन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू देयर लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। अब एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन ऑनर्स इक्विटी को रिप्लेस करती है शेयर होल्डर्स इक्विटी से, और फिर उस शेयर होल्डर्स इक्विटी को उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देती है, ताकि हमें सिर्फ इक्विटी ना समझ में आए, हमें इक्विटी के तमाम कंपोनेंट समझ में आ रहे हो, हमें यह भी समझ में आ रहा हो कि इस इक्विटी के सोर्सेज क्या थे और फिर यूजेस क्या क्या है। अगर हम इसको इक्वेशन की सूरत में समझें तो हम देखेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कॉमन स्टॉक या शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस रेवेन्यूज
माइनस एक्सपेंसेस माइनस डिविडेंड्स। तो तीसरा कंपोनेंट जिसे हमने सिर्फ ऑनर्स इक्विटी लिखा हुआ था, अब हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। शेयर कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट है जो ऑनर्स की तरफ से की गई। रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी प्रॉफिट्स की एक्यूमुलेशंस हैं, आपके अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स का पूल है। रेवेन्यूज इसमें ऐड हो जाएंगे, एक्सपेंसेस इसमें से माइनस हो जाएंगे, और एज वेल जो डिविडेंड्स पे किए गए वो भी इसमें से माइनस हो जाएंगे। अब एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन का फायदा क्या है? बेसिकली ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को सिंगल ऑनर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बजाय कंपनी की बात हो रही है। ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए यूजफुल है, और ये इस बात को समझने के लिए यूजफुल है कि किस तरह से डिफरेंट ट्रांजैक्शन सिर्फ इक्विटी वाले कंपोनेंट को कैसे इंपैक्ट कर रही हैं, कैसे इफेक्ट कर रही हैं। सो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको इस काबिल कर देता है कि वो ना सिर्फ एक सिंपल कंपोनेंट एज अ शेयर होल्डर इक्विटी देख रहे हो, इनफैक्ट वो शेयर होल्डर इक्विटी के बाकी कंपोनेंट्स को डिटेल में समझ पा रहे हो कि हमारे जो शेयर होल्डर्स इक्विटी हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कंपोनेंट्स कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। इस तरह से उन्हें मदद मिलती है कि वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर पाते हैं या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ज़्यादा बेहतरी से समझ पाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन दो तरह की है। एक बेसिक या फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है जो तीन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, एसेट्स, इक्विटीज और लायबिलिटीज। जबकि उसका एक एडवांस्ड वर्जन भी मौजूद है जिसे एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। और एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन आपके ऑनर्स इक्विटी वाले हिस्से को रिप्लेस करती है शेयर होल्डर्स इक्विटी से, और फिर उसको डिवाइड कर देती है एक की बजाय पांच कंपोनेंट्स में, ताकि उसे मजीद डिटेल से, मजीद डीपली समझा जा सके, ताकि हमारे डिसीजंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का डबल एंट्री सिस्टम से क्या ताल्लुक है, या ये इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम के लिए क्या अहमियत रखती है। अकाउंटिंग इक्वेशन को टर्म किया जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग की बैकबोन के तौर पर, क्योंकि ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की फाउंडेशन को सेट करता है। कैसे? दरअसल डबल एंट्री सिस्टम बेस करता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स पे, और इस कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल के मुताबिक हर बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे कम से कम दो, लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ इफेक्ट जरूर रखती है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक सिक्के के दो पहलू हों। इसका मतलब है कि हर डेबिट एंट्री के अगेंस्ट एक क्रेडिट एंट्री होती है और हर क्रेडिट एंट्री के अगेंस्ट एक डेबिट एंट्री। यानी अगर बिजनेस के एसेट्स पे कोई चेंज आता है तो उसके बिल्कुल उलट उतना ही चेंज इक्वेशन की दूसरी तरफ लायबिलिटीज या ऑनर्स इक्विटी में भी जरूर आएगा। इस तरह की इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहेगी, इसकी दोनों साइड्स हमेशा बराबर रहेंगी। लिहाजा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का बुनियादी मकसद बिजनेस ट्रांजैक्शंस के डेबिट्स और क्रेडिट्स इफेक्ट को ट्रैक करना, रिकॉर्ड करना है, ताकि हर ट्रांजैक्शन के ये दोनों इफेक्ट्स बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा बने, और इसके साथ साथ ये इफेक्ट्स हमेशा बराबर रहें, ताकि बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की इंटेग्रिटी कायम रहे। हम अपने टॉपिक को क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं।
और सेकेंड लास्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की एप्लीकेशंस को, कि ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। इससे हमें इस टॉपिक की अहमियत वाज़ेह हो जाएगी, या हमें चंद एक अहम एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले और सबसे अहम, अकाउंटिंग इक्वेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन, स्पेशली बैलेंस शीट की प्रिपरेशन की बेस है। इस इक्वेशन की बुनियाद पे हम बैलेंस शीट तैयार कर पाते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन इंश्योर करती है कि हमारी बैलेंस शीट बैलेंस्ड है। क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स तब तक बराबर नहीं होगी जब तक इसके तमाम अकाउंट्स शीट पे रिकॉर्ड नहीं हो जाएंगे। इस तरह से ये इक्वेशन हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की एक खास वक्त में एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है। सेकंड, अकाउंटिंग के क्वेश्चन हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन के एनालिसिस में भी मदद देती है। यानी जब कोई अकाउंटेंट किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स बराबर नोट हो चुके हैं या नहीं, और रिकॉर्ड होने के बाद बिजनेस की अकाउंटिंग की बुनियादी इक्वेशन आपस में बैलेंस्ड है या नहीं। इस तरह से इसको ट्रांजैक्शन सही अंदाज में रिकॉर्ड करने में मदद मिलती है, इस तरह कि उसके तमाम एस्पेक्ट्स नोट हो चुके होते हैं, जिससे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की इंटेग्रिटी कायम रहती है और हमारा रिकॉर्ड मुकम्मल कंसीडर होता है। नंबर थर्ड पे, प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन मेकिंग के वक्त नहायत अहम कंसीडरेशन होती है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने में नहायत अहम किरदार अदा करती है। ये कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में भी हेल्प आउट करती है। इसके साथ साथ ये कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स ट्रेंड को समझने में भी मदद देती है कि फ्यूचर में कंपनीज के प्रॉफिट किस तरफ जाएंगे। इससे कंपनी मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स को फैसला करने में आसानी होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को किस डायरेक्शन पे लेके जाना चाह रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के बाद डिसीजन मेकिंग के लिए निहायत अहम कॉन्सिडरेशंस कंपनी की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को एवेल्युएट करना होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट तो अर्न कर रही हो लेकिन इसकी सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी ना हो, या फिर इसकी लिक्विडिटी यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी ना हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अपनी अहमियत खो देती है। अब कारोबार के एसेट्स और लायबिलिटीज का कंपैरिजन, जो कि बैलेंस शीट के दो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, हमें कंपनी की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को एवेल्युएट करने में मदद देते हैं। लिहाजा एसेट्स और लायबिलिटीज का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहायत ज़रूरी है, जो रिलेशनशिप हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए समझने में मदद मिलती है। और नंबर 5, जैसा कि हम पहले एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ चुके हैं, तो ये इक्वेशन हमें ऑनर्स इक्विटी में होने वाली तब्दीलियों को समझने में भी हेल्प आउट करती है। यानी इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल्स कैसे हैं, या फिर डिविडेंड कैसा है। इससे बिजनेस ओनर्स और शेयर होल्डर्स दोनों को बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझना आसान हो जाता है कि ऑनर्स इक्विटी में किस तरह की चेंजेस आ रही हैं, और इस पैटर्न की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा इजी हो जाती है। फाइनली और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली ऊपर डिस्कस की गई सारी एप्लीकेशंस हमें बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद देती हैं। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं या बजटिंग कर रहे होते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फोरकास्ट करने में हेल्प आउट करती हैं। एसेट्स में, लायबिलिटीज में और ऑनर्स इक्विटी में जो चेंजेस आ रही होती हैं,
वो चेंजेस हमें वो ट्रेंड प्रोवाइड करती हैं, वो एनालिसिस प्रोवाइड करती हैं, जिससे हम कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को समझ पाते हैं और उसकी इक्विटी फाइनेंसिंग को समझ पाते हैं। यहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट के लिए आसान हो जाता है कि वो कंपनी के फ्यूचर के बारे में डिसीजन कर सके कि कंपनी को उन्होंने किस डायरेक्शन पे लेके जाना है। लीजिए ये यहाँ पे आपके साथ अकाउंटिंग के क्वेश्चन की अहम तरीन एप्लीकेशंस डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये चंद एक आपके साथ डिस्कस की गई हैं ताकि आप इस टॉपिक की अहमियत को समझ सकें कि ये टॉपिक बज़ाहिर बहुत सादा और बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन इसकी अल्टीमेट कॉन्ट्रीब्यूशंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और फाइनेंस में बहुत डीप है। उम्मीद है आप इस सेगमेंट से अकाउंटिंग इक्वेशन की स्कोप को और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे। इस फाइनल सेगमेंट में हम अकाउंटिंग इक्वेशन की चंद लिमिटेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। नो डाउट अकाउंटिंग इक्वेशन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए निहायत अहम टूल है, लेकिन हर अहम चीज की तरह ये भी खुद में कुछ लिमिटेशन जरूर रखता है जो इसकी अहमियत को कम तो नहीं करती, लेकिन फिर भी ये एक इम्पैक्ट जरूर रखती हैं। अब सबसे पहली लिमिटेशन तो इसका निहायत सादा होना है, जिसकी वजह से एक तरफ तो इसको समझना प्रोसेस करना निहायत आसान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम अहम कॉन्सिडरेशंस को सिर्फ 3 कैटेगरीज में समराइज कर देती है, जिसकी वजह से हमें इन कंपोनेंट्स को डिटेल में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ ये कई तरह के सब कंपोनेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पे एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स या फिर लायबिलिटीज में कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज वगैरह को इग्नोर कर देती है, जो कि अल्टीमेटली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा अनक्लियर कर देती है। सेकेंडली, ये इकोनॉमिक वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। मतलब ये जब हम किसी एसेट को नोट कर रहे होते हैं तो ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। हम प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं कि तमाम जो एसेट्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो कॉस्ट जिस पे वो खरीदे गए थे, पे नोट किए जाते हैं, यानी उनकी मौजूदा करंट मार्केट प्राइस को नोट नहीं किया जाता। अब ये लिमिटेशन तब ज्यादा रेलिवेंट बन जाती है जब हम अ, ऐसे एसेट्स को नोट कर रहे हों जो फेयर मार्केट वैल्यू की बिना पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट का हिस्सा बनते हैं। मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट, जिनकी प्राइसेस में मुसलसल चेंज आ रहा होता है, पॉजिटिव चेंज आ रहा होता है, या फिर स्टॉक्स, या फिर अ, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं और जो एसेट्स की वैल्यू में टाइम के साथ पॉजिटिव चेंज आ रहा होता है, उसको ये अक्सर इग्नोर कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे वैल्यूज होती हैं, एसेट्स की वैल्यूज होती हैं, वो रियलिस्टिक नहीं हो पाती। वो सम टाइम पास्ट वाली वैल्यूज कंसीडर की जा रही होती हैं। और नंबर 3, अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो बैलेंस शीट है ये एक स्पेसिफिक डेट को प्रीपेयर की जाती है और ये उस डेट से पहले के तमाम इवेंट्स को पिक्चर कर रही होती है, लेकिन ये उसके बाद के किसी भी इवेंट को पिक्चर नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर हमने 30 सितंबर पे बैलेंस शीट देखी है तो माइट भी वो डिफरेंट हो, लेकिन अगर हम 5 अक्टूबर की बैलेंस शीट देखें तो हो सकता है कि कोई ऐसे इवेंट्स उन 2 या 3 दिनों में हुए हों जिन्होंने उस फाइनेंशियल पोजीशन को यकसर तब्दील कर दिया हो। अब ये चीज बैलेंस शीट या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ से मुकम्मल तौर पे इग्नोर हो जाएगी।
लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें डिगर स्टेटमेंट्स लाइक इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें डिफरेंट फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमें इस कमी को पूरा करने में हेल्प आउट करते हैं। सो नो डाउट अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी था कि आपको इसकी 2-3 लिमिटेशंस ज़रूर बता दी जाए ताकि हम समझ सकें कि कहाँ पे ये काम नहीं करती या कहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे काम नहीं करती। लीजिए, यहाँ तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थियोरेटिकल बेस को मुकम्मल कर लिया। इसका दूसरा हिस्सा यानी अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, दूसरी वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, में हल किया गया है। आप इसे ज़रूर देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही ये वीडियो मुकम्मल हुई। पूरी कोशिश रही कि इसे बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया जाए, लेकिन जानते हैं कि बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स मौजूद हैं, जिसके लिए आपका फीडबैक निहायत ज़रूरी है। सो कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। आपका बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।